हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो मेरे क्लास 10th के छोटे प्यारे भाई और बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो ये मॉडल पेपर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस मॉडल पेपर से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। और इस मॉडल पेपर को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। इनके सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। और आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट के मॉडल पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस का और सोशल साइंस का जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, सभी के मॉडल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ नहीं मिली तो आप टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर लीजिए। सारे पेपर हम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इतना टाइम इसमें बोर्ड एग्जाम में भी आपको इतना ही टाइम मिलता है, 3 घंटे 15 मिनट, और 70 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इंस्ट्रक्शन वगैरह आप पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं खंड आ पे, जिसमें आपके 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपको ओएमआर शीट पर फिल करना होता है, ठीक। तो अगर आप यहाँ से 20 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, आप हिंदी में 70 में से 65 प्लस बहुत ही आराम से स्कोर कर पाएंगे। और बहुत से स्टूडेंट ने 20 में से 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सही भी किए। बस क्या करना, आपको जितने भी एमसीक्यूज आपको पढ़ाए जाए सारे एमसीक्यूज तैयार कर लेने। तो इस क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन नए भी हैं जो आपको लगेंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, पर वो आपके क्लास के ही है, बट वो कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे गए, इस क्वेश्चन पेपर में नए हैं। तो जब हम क्वेश्चन पेपर पूरा रीड करेंगे तो हमें दिख जाएंगे। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 101% बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। या तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम सप्तक प्रकाशित कब हुआ, या दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ, या तीसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। ऑप्शन है 1943 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, या 1959 ईस्वी में, या 1979 ईस्वी में। तो दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? तो सबसे पहले हम लोग प्रथम वाला, फिलहाल तो दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? 1991 में। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा सप्तक प्रकाशित कब हुआ? 1991 में। अब आपके बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे अगर दूसरा नहीं पूछा जाएगा तो प्रथम पूछ लिया जाएगा। तो प्रथम हुआ था 1943 में। 1943 में प्रथम प्रकाशन वर्ष था, और 1951 में दूसरा प्रकाशन वर्ष, और 1959 ये तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। तो कोई भी पूछ लिया जाए, अगर आपसे प्रथम पूछ लिया जाए तो 1943 होगा, दूसरा सप्तक पूछ लिया जाए तो 1951 होगा, तीसरा पूछ लिया जाए तो 1959 होगा। अब अगर आप ये नहीं भी याद रख सकते हैं तो इसकी हम ट्रिक भी आपको बता रहे हैं। सिर्फ आपको क्या रखना है, पहला वाला प्रकाशन वर्ष याद रखना है। तो प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या होगा? 1943। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको 8 जोड़ देना। जब 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1951। तो दूसरा निकल आएगा। अब 1951 में क्या करना, फिर से आपको 8 जोड़ देना और तीसरा निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1959। ये ट्रिक है, आपको याद रहेगी, 100% जेन्युइन ट्रिक है, ठीक है। तो पहला अगर आपको याद है तो पहले में 8 जोड़ दीजिए, दूसरा निकल जाएगा। दूसरे में 8 जोड़ देंगे तो तीसरा निकल आएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1951 ईस्वी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत की इसमें से कौन सी रचना है? उर्वशी है, पल्लव है, साकेत है, या कामायनी है? तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? कामायनी तो जयशंकर प्रसाद जी की है। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो इसमें से सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिए। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? पल्लव है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? पल्लव है, ठीक। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है छायावाद की मुख्य विशेषता है।
ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिलहाल तो इस पेपर में जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, इनको नोट कर लीजिए और इस क्वेश्चन पेपर को आपको पूरा तैयार करना है। पहले इसको तैयार कर लेना, फिर इसको आपको अपने आप से पूरा सॉल्व करके देखना है। ठीक है, टाइमिंग लगा लीजिएगा पूरी 3 घंटे 15 मिनट में और इसको सॉल्व करिए तो आपको पता चले कि आप कितने घंटे में पेपर कर रहे हैं और आपके इस पेपर में कितने नंबर 70 में से बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको पहले पूरा तैयार कर लीजिए, फिर अपने आप से इसका टेस्ट लीजिए। तो क्या है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन है प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, या यथार्थ चित्रण, या भक्ति की प्रधानता। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है? द्विवेदी युग से, शुक्ल युग से, छायावादी युग से, या भारतेंदु युग से? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्विवेदी युग से। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है, तो द्विवेदी युग से। ठीक है, और इनकी रचना क्या है? साकेत। ठीक है, साकेत रचना नहीं मतलब महाकाव्य। ठीक है, तो साकेत इनकी क्या है? महाकाव्य। मैथिली शरण गुप्त की साकेत महाकाव्य। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि साकेत मैथिली शरण गुप्त की क्या है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ये क्वेश्चन नया है, तो आप लोग सोच रहे हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस, पर ये क्वेश्चन है आपकी क्लास का, पर न्यू है। तो क्या लिखा है? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियसर ने, या मिश्र बंधु ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने, ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आजाद शत्रु नाटक के नाटककार हैं। यहाँ पे आजाद शत्रु ही गलत लिखा है, आजाद शत्रु लिखा जाता है, त्रा में पाई आएगी, इसमें लिखा है आजाद सूत्र, आजाद शत्रु होता है। ठीक है, तो आजाद शत्रु नाटक के नाटककार हैं। ऑप्शन क्या है? जयशंकर प्रसाद, या महादेव वर्मा, या राम कुमार वर्मा, या सुमित्रानंदन पंत। तो आजाद शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इनकी और एक और है स्कंदगुप्त है। ठीक है, स्कंदगुप्त या ध्रुव स्वामिनी, ये सब क्या है? इन्हीं की रचना है। ठीक, तो अब ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आजाद शत्रु किस विधा की रचना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आजाद शत्रु नाटक विधा की रचना है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय है। ऑप्शन है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या ऐतिहासिक, या राजनैतिक। तो इलाचंद जोशी की कहानियों का क्या विषय है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनोवैज्ञानिक। इलाचंद जोशी की कहानियों का विषय क्या है? मनोवैज्ञानिक। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है 8। अगला क्वेश्चन है सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। इस क्वेश्चन पेपर में कुछ गलतियां भी हैं, जैसे आजाद शत्रु को आजाद सूत्र लिख दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन वो अलग ही ले लिया कि केशव वाला। ठीक है, और इसमें ये वाला क्वेश्चन भी गलत लिखा हुआ है। इसमें होगा 1918 से 1936 ईस्वी। ठीक है, तो 1918 कर लीजिएगा इस क्वेश्चन पेपर में। 1918 से 1936 ईस्वी का समय है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्रेमचंद युग है, या शुक्ल युग है, या प्रसाद युग है, या उपयुक्त सभी। तो 1918 से 1936 ईस्वी तक का समय, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त सभी, ये सारे ही हैं। ठीक है, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कह रहा है कि मिलान कीजिए। अभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चन तो है, पर इसमें पहले मिलान करना है, फिर आपको देखना है कि कौन कौन से सही ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले मिलान करते हैं। मैला आंचल, मैला आंचल किसकी है?
मैला आंचल किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। ठीक है, तो मैला आंचल किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। उसके बाद चित्रलेखा, चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा। किसकी है चित्रलेखा? भगवती चरण वर्मा की। उसने कहा था किसकी है? उसने कहा था जी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसके बाद कफन जो है प्रेमचंद जी की है। ठीक, तो इसमें पहला वाला क्या है? पहला वाला है खा से, तो पहला वाला खा से। उसके बाद दूसरा वाला किससे है? गा से, तो दूसरा वाला गा से। तीसरा वाला किससे है? घा से, तो तीसरा वाला किससे है? घा से। उसके बाद चौथा वाला किससे है? का से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला ही सही ऑप्शन है। तो आप चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको ये चारों नहीं आ रहे तो क्या करेंगे आप? पहला वाला मैला आंचल, मैला आंचल किससे है? फणीश्वरनाथ रेणु। तो जिसमें भी खा है स्टार्टिंग में वही वाला सही स्टेटमेंट होगी। ठीक है, तो जिसमें भी खा है स्टार्टिंग में वही सही होगी। तो ये दो में खा है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन ही कट जाएंगे। उसके बाद दूसरा अगर आपको आता है तो चेक कर लीजिए। दूसरा क्या है? चित्रलेखा, तो गा से मिल रहा है, तो दूसरे वाले में गा है और इसमें का है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको चार भी नहीं आते हैं, दो या तीन आते हैं, तो आप चेक कर लीजिए, क्वेश्चन पता चल जाएगा। अगर आपको ये दूसरा नहीं आता, तीसरा आता है, उसने कहा था कहानी किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ये किससे? तीसरे का घा। तो अगर आपको दूसरा नहीं आता तो तीसरे से मिला लीजिए, तीसरे का घा। तो ये पहला वाला सही होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को ट्रिकी तरीके से करना होगा। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपन्यास है। अब इसमें पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो सेवा सदन ये क्या है? ये भी एक उपन्यास है। विराटा की पद्मिनी ये भी क्या है? उपन्यास है। कफन क्या है? कफन एक क्या है? कहानी है। और चित्रलेखा क्या है? ये भी एक उपन्यास है। ठीक, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से उपन्यास है, तो इसमें से कफन उपन्यास नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा ऑप्शन। बाकी ये तीनों क्या है? उपन्यास। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11। अब यहाँ तक आप बताइए कि 10 में से आपके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन सही गए। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 10 में से आपके कितने एमसीक्यू क्वेश्चन ठीक गए। ठीक है, तो अगला है आपका, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? रति है, हास है, शोक है या निर्वेद है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? आपके हाई स्कूल में सिर्फ करुण रस का ज्यादा पूछा जाता है और हास्य रस का ज्यादा पूछा जाता है, तो इन दोनों का आपको स्थायी भाव पता होना चाहिए। तो हास्य रस का होता है हास और करुण रस का होता है शोक। ठीक है, तो शोक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो ही आपके में ज्यादा पूछे जाते हैं, या तो हास्य रस का पूछ लेगा या तो करुण रस का पूछ लेगा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है और हास्य रस का अगर पूछ ले तो हास्य रस का हास होगा। ठीक है, तो इसका शोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर अताप परियो प्रभातम। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये कहा गया है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर अताप परियो प्रभातम। तो ये किसका उदाहरण? उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार लग रहा है? ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, या उत्प्रेक्षा अलंकार है, या रूपक अलंकार है, या श्लेष अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका बी, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण। जहां पे भी आपको मनो या इस टाइप के शब्द मिल जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जहां पे भी क्या मिल जाए, मनो वर्ड मिल जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-13 के ब्राम से 24 मात्राएं होती हैं। तो ये किस छंद का लक्षण है? मतलब यह जो छंद होगा वो कौन सा है? सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं होती है। मतलब पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो ये किस छंद का लक्षण है? तो इसका ऑप्शन क्या है?
रोला होगा, सॉरी सोरठा होगा या रोला होगा, चौपाई होगी या दोहा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर है रोला। ठीक है, रोला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं के 11-13 के ब्राम से 24 मात्राएं होती हैं। किस छंद का लक्षण है? तो ये रोला छंद के लक्षण है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? अब ये प्रहार शब्द है, इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? प्रा होगा, हा होगा या रा होगा? इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रा, आ या निर या पर। तो प्रहार शब्द में जो उपसर्ग होगा वो प्रा होगा। अब ये प्रा कैसे आया? उपसर्ग जो भी होता है वो शब्द का जो पहला वर्ड होता है वही उपसर्ग होता है। ठीक है, तो प्रहार शब्द में प्रा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रहार शब्द में प्रा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधाराएं या दुगु या तत्पुरुष या द्वंद्व? तो पंचतंत्र में कौन सा है? पंचतंत्र में इसका हो जाएगा दुगु, दुगु समास है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये पूछा है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रचना के आधार पर कितने वाक्य होते हैं। ठीक, तो दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कभी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, कभी पूछ ले रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 8 भेद होते हैं। अगर रचना में पूछ ले तो रचना में 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3। ठीक, तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। आंसू का तत्सम रूप होता है। ऑप्शन है रोना, आंख, अंशु या आंसू। तो आंसू का तत्सम जो रूप होगा वो होगा अश्रु। ठीक है, अश्रु इसका तत्सम रूप है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। किसकी होती है कर्मवाच्य में प्रधानता? तो कर्म की प्रधानता है। ठीक है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्मवाच्य में प्रधानता कर्म की है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति है। ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन या सप्तमी विभक्ति एक वचन या षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थ विभक्ति बहुवचन। तो ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या होगी? षष्ठी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। ठीक है, षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20 और एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी, आप लोग भी बता देंगे। तो इसमें से पूछा गया है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है? मनुष्य है, बचपन है या कोई है या उपयुक्त सभी। तो निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम क्या होगा? कोई। कोई जो वर्ड है वो क्या है? सर्वनाम वर्ड है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके हिंदी के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इन 20 एमसीक्यू क्वेश्चन में आपको कितने एमसीक्यू क्वेश्चन आते थे? ईमानदारी से आपको कमेंट करके बताना है कि 20 में से आपको कितने एमसीक्यू सही से आते थे। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। बाकी ये एमसीक्यूज आपको तैयार कर लेना और ये पेपर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जल्दी से रीड कर लेते हैं आगे के भी क्वेश्चन। के बाद आपका खंड बा स्टार्ट हो जाता है। खंड बा में आपके कैसे प्रश्न होते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। ठीक है, खंड बा में कैसे प्रश्न होते हैं? वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। और खंड बा कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का होता है। और खंड बा आपका होता है 20 मार्क्स का। तो टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो खंड बा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो गद्यांश पर आधारित आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के। तो 6 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इसे गद्यांश पर पढ़ना है कि कौन सा गद्यांश? भिन्न भिन्न धर्मों
के मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं। तो ये आपको पूरा पढ़ना है और ये बताना है कि ये कौन से चैप्टर का है। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन के कौन-कौन से आंसर देने हैं। पहले तो आपको देना उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको इसका संदर्भ लिखना, संदर्भ में क्या लिखना है, इसमें आपको बताना है कि ये किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक, उसके बाद इसमें लिखा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति की अनेक देशों का समूह क्यों कहा गया, अनेक देशों का समूह क्यों कहा गया। अब अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो इस उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको इसी में मिल जाएगा, इसमें आंसर मिल जाए कि ये कौन से चैप्टर का है। तो ये क्या है, सेकंड वाले क्वेश्चन में मिल गया। लेखक ने कहा भारतीय संस्कृति, तो ये किस चैप्टर से लिया गया, भारतीय संस्कृति चैप्टर से। तो चैप्टर तो आपको पता चल गया कि ये कौन से चैप्टर से है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से है। ठीक है, अब इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये किस चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से। ठीक है, तो कुछ कुछ आंसर आपको मिल भी जाते हैं इसमें, तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इन सब चीजों को तो आपको आंसर भी इन्हीं में मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सबको गद्यांश के लेखक और पाठ याद होने चाहिए। अगर आप लेखक और पाठ याद कर लेंगे तो आप आंसर भी लिख पाएंगे। उसके बाद तीसरा आंसर पूछा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या लिखिए, जो अंडरलाइन कर रखी है इसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। अथवा में एक और गद्यांश पूछा गया है, तो अगर आपको ये आता हो तो ये कर दीजिएगा। ठीक, तो 2 पूछे जाते हैं, जो आपको आता है वो कर दीजिएगा, इसमें वही सेम आंसर पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे पूछा जाता है निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर उसके बाद आपको पद्यांश दे देगा, उस पर आधारित प्रश्न दे देगा। इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के, 6 नंबर का ये भी होता है। ठीक, तो ये भी आपको पढ़ना है, इसमें आंसर देना है। आंसर भी तो जो रेखांकित अंश है उसमें आपको वही देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। पहला क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पाठ बताना है कि किस पाठ से लिया गया और इनके कवि बताने हैं। ठीक है, पद्यांश में कवि पूछे जाते हैं, तो ये किस पाठ से ली गई है ये बताना है और कवि बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको यही बताना होता है। उसके बाद क्या पूछा गया, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो जिसमें अंडरलाइन हो रखा है उसकी आपको व्याख्या करना। उसके बाद पूछा है कि कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों ने कृष्ण की किन लीलाओं का अनुकरण करना चाहा है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद अथवा में एक और दे रखा है, तो अगर आपको ये आता हो तो ये वाला कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको संस्कृत का एक संदर्भ गद्यांश दे देंगे, उसकी आपको संदर्भ लिखनी होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक, तो इसमें भी आपको ऑप्शन दे रखा होगा, तो ये भी कितने नंबर का आता है, 5 नंबर। 2 नंबर का आपका क्या होता है, संदर्भ लिखना होता है, 3 नंबर आपको हिंदी में अनुवाद के मिलते हैं, तो टोटल 5 नंबर आपको यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद पूछा जाता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, तो दिए गए संस्कृत पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 5 नंबर का होता है, 2 नंबर का आपका संदर्भ और 3 नंबर की हिंदी में अनुवाद, तो टोटल आपको 5 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको आता हो आप इसमें से कर सकते हैं। फिलहाल तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो ये दोनों ही आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इसमें शब्द सीमा लिखी हुई है कि कितनी आपको लिखनी, 80 शब्दों का ही लिखना है सिर्फ। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो खंड काव्य पर आधारित आपको प्रश्न लिखना है और कितने शब्द का, सिर्फ 80 शब्द की सीमा है। ठीक है, तो जो भी आपके जिले का हो वो आपको करना होगा। मुक्ति दूत वाला हो तो मुक्ति दूत वाला आपके जिले का हो तो वो करिएगा, ज्योति जवाहर हो तो ज्योति जवाहर कीजिए, तो जो भी आपका जिले का हो वो आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे दिए गए हैं, दिए गए लेखकों में किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब इसमें क्या करना है, आपको किसी एक लेखक का परिचय लिखना होगा, उनकी प्रमुख रचना लिखनी होगी। इसमें शब्द सीमा इसमें भी दे रखी, सिर्फ 80 शब्द का आपको लिखना होगा। ठीक है, तो कौन कौन से हैं इसमें, पहला पूछा गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो अगर आपने लेखक और कवि के इम्पोर्टेंट परिचय नहीं तैयार की तो हमने बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण लेखक और कवि के जीवन परिचय बता दिए, उसकी वीडियो हमने बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
डाल दिए। तो वो अगर हमने जो आपको वीडियो में बताए वो अगर आप तैयार कर लेते 100%, उसके बाहर आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में नहीं पूछा जाएगा। जो हमने बताए वीडियो में लेखक और कवि के परिचय, वो बस तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी अभी हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट। रामधारी सिंह दिनकर मोस्ट इम्पोर्टेंट, 101% बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा ही जाएगा। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक, तो ये दो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है कवि का, कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसमें भी 80 शब्द की सीमा, 5 नंबर का ये क्वेश्चन है। 3 नंबर का आपका जीवन परिचय और 2 नंबर की रचना है। तो अगर आपने रचना नहीं लिखी तो रचना के नंबर आपके कट सकते हैं। तो रचनाएं आपको जरूर से लिखनी है, ठीक है, वो भी प्रमुख रचना लिखनी है, ठीक है। तो 2 नंबर अगर आपको चाहिए तो रचना जरूर लिखनी। रचना और जीवन परिचय अगर आप दोनों लिखते तभी 5 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिर्फ परिचय लिख दिया, रचना नहीं लिखी, तो 2 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? बिहारी लाल, सूरदास और मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, तीनों ही आपको तैयार कर लेना। बाकी हमने कवि और लेखक की इम्पोर्टेंट परिचय बता दिए। वीडियो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, जाकर देख लीजिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक कोई श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब इस पेपर में ना दिया गया हो, ठीक है। तो कोई एक आपको श्लोक लिखना है और 2 नंबर का ये होता है, तो 2 नंबर आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो 4 आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें से सिर्फ आपको 2 करने हैं। तो हमने इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमने बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जिसमें आपको संस्कृत के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए। तो इसकी भी वीडियो हमने क्लास 10 की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। तो हम पूरी आपको हिंदी की प्लेलिस्ट डाल देंगे, जिसमें आपको संस्कृत के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और महत्वपूर्ण जीवन परिचय भी आपको उसमें मिल जाएंगे और इम्पोर्टेंट निबंध भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो प्लेलिस्ट हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे, जाकर पूरी प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए और शब्द सीमा क्या है? 200 शब्द। तो 200 शब्द सिर्फ 2 पेज में आ जाएगा, लगभग 200 शब्द 200 पेज में आ जाएगा। तो क्या करना आपको, 2 पेज या 2.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि आपके पास समय कम होगा। 7 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो कितना लिखना है आपको? सिर्फ 2 से 2.5 पेज का लिखना होगा, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लिखना होगा। 2 से 2.5 पेज में आपकी शब्द सीमा 200 तक आ जाएगी, ठीक है। तो सिर्फ 2.5 पेज का आपको लिखना होगा, इसमें आपको पूरे 7 नंबर मिल जाएंगे। और हमने महत्वपूर्ण निबंध भी बताए जो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट और बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, तो वो भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए। वो प्लेलिस्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उस प्लेलिस्ट को आप पूरा देख लीजिए बस। उसमें सारे इम्पोर्टेंट निबंध, पत्र और महत्वपूर्ण जीवन परिचय, संस्कृत के क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन सब उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से निबंध पूछे गए? पर्यावरण प्रदूषण, जो कि 101% बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा ही जाएगा। 7 सेट होते हैं, 7 में से ये 3 सेट में पूछा ही जाएगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध है पर्यावरण प्रदूषण। तो इसे आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये भी 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला और दूसरा दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यातायात के नियम, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। चौथे नंबर पे जनसंख्या, लाभ या हानि, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन 4 में से ये 3 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 100% ये बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। तो अगर आप 18 फरवरी के लिए ये 3 निबंध तैयार कर लेते, 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम, ये तीनों ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये तीनों आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पत्र वाला, ठीक है। तो 2 पत्र आते हैं, एक शिकायती पत्र होता है और एक आपका प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जाता है, एक वाला होता है, या तो किसी से मित्र मतलब निमंत्रण देना, उस टाइप का पत्र होता है, ठीक है। तो इसमें पहला पत्र पूछा गया, उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसा शिकायती पत्र लिखिए जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, ठीक है। 4 नंबर का पत्र आता है आपका, ठीक है। उसके बाद अथवा में दे रखा है, अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इन दोनों में से कोई भी आपको आता हो वो आप
कर लीजिए। फिलहाल तो ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला वाला तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, क्योंकि इस टाइप के पत्र पूछे ही जाते हैं। ठीक, तो पहला वाला तो आपको जरूर से तैयार कर लेना है। ठीक, इसमें तो सिर्फ आपको अपनी रुचियों का उल्लेख करते हुए मित्र को पत्र लिखना है। पहला वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो पहला वाला आपको नहीं छोड़ना है। तो ये था हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप 18 फरवरी को पेपर देने जा रहे हैं तो सभी मॉडल पेपर को सॉल्व करके ही जाएं, क्योंकि ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस पेपर को आपको जरूर से जरूर सॉल्व कर लेना है। अगर आपको एसएसटी, साइंस, इंग्लिश या मैथ किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। अगर आपको एसएसटी या इंग्लिश या साइंस किसी का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक, तो अगली वीडियो में उस पर भी बना दें। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये पेपर आपको तैयार कर लेने, इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो भी इस क्वेश्चन पेपर में दे रखा पूरा पेपर आपको तैयार कर लेना। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख दीजिए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं आपसे एक और अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।